गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एंड यस वेलकम बैक टू द क्लास अगेन विद वही नई एनर्जी और एक नया सा टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए। तो आई थिंक हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस में हमने डिस्कस किया अबाउट डीएनए आइसोलेशन, then we discuss about gel electrophoresis, then your PCR, restriction enzyme, naming of restriction enzyme and types of restriction enzyme। काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका था लास्ट क्लास में। तो ये वाली क्लास की वीडियो देखने से पहले एक बार लास्ट क्लास को ज़रा रिकैप ज़रूर कर लेना, अदरवाइज सब ब्लैंक। तो इस चैप्टर में से दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से we are left with only one topic that is vector, right? बड़ा ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने पिंक कलर के सर्कल में PBR 322 नेम मेंशन करके, राइट? आज की क्लास में सब कुछ कवर होगा अबाउट वेक्टर, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेन डीएनए हमने यहाँ से लिया, उसको उधर लाइगेट करा, वेक्टर डीएनए लिया, उसको ई कोलाई में डाला। ये वेक्टर क्या होता है, राइट? तो आज की क्लास शुरू करते हैं विद वेक्टर। ओके, सो वेक्टर को कॉमन लैंग्वेज में व्हीकल भी कह सकते हो। व्हीकल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला। हम एक जगह से जीओआई उठा रहे हैं, उसको दूसरी जगह दैट इज़ ई कोलाई में डाल रहे हैं। अब ये वेक्टर में ऐसी क्या खास बातें होनी चाहिए जो हमें लगे कि हाँ दिस इज़ द परफेक्ट वेक्टर विच वी कैन यूज़ फॉर आवर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली मेंशन किया हुआ है कि दैट देयर आर फॉलोइंग फीचर्स शुड बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर। वो फीचर्स क्या होते हैं विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ओके, सो जैसे कि वेक्टर को मैंने कॉमन लैंग्वेज में बोला व्हीकल, एंड यहाँ पे इसको बोला जा रहा है प्लाज्मिड। ओके, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। क्या लेके जाना है? अपना जीओआई लेके जाना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाना है। ओके, सो प्लाज्मिड किसने डिस्कवर किया, प्लाज्मिड कैसे डिस्कवर हुआ, क्या चीज़ होती है, आई थिंक साइंटिस्ट का नेम वगैरह सब कुछ मेंशन हो चुका था। यहाँ बात करेंगे कि एक प्लाज्मिड में क्या फीचर्स होने चाहिए जिसको कि आप एज अ प्लाज्मिड कंसिडर करो। सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला प्लाज्मिड है PBR 322 एंड बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज नेम सुना है, आई नो। बैक्टीरियोफाज इज़ अ वायरस विच इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज बहुत परफेक्ट एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत 11th क्लास का रिकॉल हो रहा हो तो बैक्टीरियोफाज को हम कहते थे कि ई कोलाई की मेम्ब्रेन पर अटैच होता है और फिर वो अपना जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्ट करता है एंड ई कोलाई रेप्लिकेट। वाई 11th क्लास? अभी तो पढ़ा उसको मॉलिक्यूलर बेसिस में, हर्षचेज एक्सपेरिमेंट में। यस, दैट बैक्टीरियोफाज। तो एक प्लाज्मिड में क्या फीचर होना चाहिए? फर्स्ट इज योर ORI। ORI क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो चीज़ रेप्लिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी, हाँ वही रेप्लिकेशन जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा था, वहाँ पे भी ORI था। तो ORI इज़ अ पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होती है, शुरू होती है। तो एक प्लाज्मिड में भी ORI प्रेजेंट होता है। ORI क्या फीचर ऐड करता है? ORI फीचर ऐड करता है हायर द नंबर ऑफ ORI, higher will be its copy number। एक प्लाज्मिड में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ORI होंगे वो प्लाज्मिड उतनी ही ज़्यादा कॉपी बना पाएगा। आई थिंक ये सबसे बेस्ट फीचर है एक प्लाज्मिड का, बिकॉज हमें करवाना क्या है, वही अपने जीओआई की कॉपी बनवानी है। तो क्यों ना कोई ऐसा प्लाज्मिड चूज़ करें जिसके पास पहले से ही परफेक्ट ORI नंबर हो और मुझे वो परफेक्ट नंबर ऑफ कॉपीज़ बना करके दे दे। ठीक, दूसरा फीचर जो आ जाता है प्लाज्मिड में दैट इज़ आपका सेलेक्टेबल मार्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड कुछ एक नया कंसेप्ट पढ़ने जाओगे सेलेक्टेबल मार्कर में। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मतलब सेलेक्ट करना, मार्कर एज इन हाईलाइट, राइट? अब जैसे कपड़े की शॉपिंग करने जाते हैं, उस कपड़े पे लगा होता है प्राइस टैग।
प्राइस टैग देख करके हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर वो टैग ना हो तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई वो हमारे बजट में है कि नहीं है। ऐसे ही एक प्राइस टैग टाइप लगा होता है प्लाज्मिड में, जिसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। होता क्या है ये सेलेक्टेबल मार्कर? एंटीबायोटिक होता है ये, राइट। कौन कौन से एंटीबायोटिक प्रेजेंट होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर में? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड क्लोरैम्फेनिकोल एक्सेट्रा। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत होते हैं, बट एनसीईआरटी ने ये 4 नाम मेंशन करे हैं एंटीबायोटिक के लिए: एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड क्लोरैम्फेनिकोल। पेनिसिलिन याद आ रहा होगा, पेनिसिलिन से ही ये इतने टाइप्स लिखे गए हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या एक्ट करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर? हमने कहा हमने अपना फॉरेन डीएनए कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने अपना प्लाज्मिड कट किया और दोनों के डीएनए को ज्वाइन कर दिया। क्या पता ज्वाइनिंग हुई भी कि नहीं हुई, एंड अगर ज्वाइनिंग हुई है तो प्लाज्मिड के कौन से एरिया पे हुई है, कैसे पता लगेगा? वो मुझे यहाँ से पता लगेगा, सेलेक्टेबल मार्कर से। और मुझे क्या बताता है सेलेक्टेबल मार्कर? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि हम 2 वर्ड यूज़ किया था लास्ट क्लास में, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट वर्ड डीएनए के लिए यूज़ कर रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आपके इकोलाई के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई ये बताया मुझे सेलेक्टेबल मार्कर ने। और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ा था कॉम्पिटेंट। इकोलाई को हम बना रहे थे कॉम्पिटेंट, कैसे? हीट शॉक मेथड से, बायोलिस्टिक्स जीन गन से, देन आपका माइक्रो इंजेक्शन से, डिसआर्म पैथोजन से, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे और इकोलाई को कॉम्पिटेंट बना रहे थे ताकि वो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ले। बट इतनी मशक्क़त करने के बाद भी कभी कभी इकोलाई नहीं लेता, राइट। तो सेलेक्टेबल मार्कर मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, राइट। ओके, तीसरे फीचर की अगर बात करो तो तीसरे फीचर में आता है आपका क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग मतलब वही आपका फॉरेन डीएनए कट किया और उसको प्लाज्मिड वाले में लाइगेट कर दिया, जिसको क्लोनिंग कह रहे हैं। अब वो क्लोनिंग पूरे प्लाज्मिड में कहाँ पे जाकर के लाइगेट हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास ये 4 या इससे भी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट है, तो मैं उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि क्लोनिंग कहाँ हुई, राइट। 4th फीचर आपका आता है वेक्टर यूज्ड इन प्लांट्स और एनिमल्स, कि क्या आप उस वेक्टर को प्लांट्स और एनिमल्स में आरडीएनए बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये कुल 4 फीचर्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर वेक्टर में, जो उसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करता है एंड मेरे प्रोसेस के लिए उसको परफेक्ट बनाता है। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे कि एक वेक्टर दिखता कैसा है, एंड एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है वो डायग्राम। ये सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज वेक्टर था। इस वेक्टर का नाम है PBR322। अब लास्ट क्लास में नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताई थी, ठीक, कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नेम कैसे करते हैं, वो अकल इधर नहीं लगानी। यहाँ इसका जो नेम है वो उसके नेम जैसा नहीं है कि पहले जीनस, स्पीशीज़, फिर आपका स्ट्रेन एंड देन नंबर ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ के P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बोल्वर एंड R का मतलब है रॉड्रिग्यूज। ये था उन साइंटिस्ट का नेम, और 322 का मतलब है नंबर ऑफ आइसोलेशन।
राइट। तो जो नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जीनस स्पीशीज वाली चीज़ पड़ी थी वो यहाँ नहीं लगानी है। पी का मतलब प्लाज्मिड है, BR साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको पहले बनाया, और 322 नंबर जिस पे वो आइसोलेट हुआ, राइट। तो PBr322 इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली मेज्ड प्लाज्मिड विच इज़ यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। PBr322 में जितने सारे फीचर्स पढ़े, ORI, क्लोनिंग साइट, सिलेक्टेबल मार्कर, वो सारे आइडियली इसमें बहुत फिट मैच करते हैं, ठीक। सबसे पहले ORI पढ़ा तो ORI को बना लेते हैं, ये रहा ORI होना चाहिए एक प्लाज्मिड में, बना दिया। उसके बाद पढ़ा हमने कि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होनी चाहिए जिसको सेलेक्टेबल मार्कर करके हमने मेंशन किया। तो इस वाले प्लाज्मिड के पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कितनी? 2। जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक ऑफ रेजिस्टेंस जीन उतना वो उसको परफेक्ट बनाएगा एक प्लाज्मिड होने में। एक इसके पास साइट होती है जिसको कि ROP कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज टेट्रासाइक्लिन, ये है एम्पिसिलिन, 2 हो गई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ORI ये है ROP, ठीक। अब मुझे सिलेक्टेबल मार्कर पता लग गया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सिलेक्टेबल मार्कर इज द बेस्ट पोजीशन टू क्लोन द GOI। टेट्रासाइक्लिन के पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। क्या बोला मैंने? 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। एक है BAMH1 और एक है SAL1, ठीक। BAMH1 SAL1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वही नेमिंग वाला फिर इस पे अप्लाई करेंगे। B का मतलब आपका जीनस, AM का मतलब स्पीशीज, H का मतलब स्ट्रेन, और 1 का मतलब नंबर जिस पे इसको आइसोलेट किया। तो टेट्रासाइक्लिन के पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ये 2 रिस्ट्रिक्शन साइट से मुझे पता क्या लगता है कि मैं कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर सकती हूँ। सपोज करो तुमने BAMH1 अगर यूज़ किया है तो तुम्हें तो पता है कि तुमने BAMH1 यूज़ किया है, तो तुम्हें इतना भी आइडिया है कि BAMH1 प्रेजेंट कहाँ है? टेट्रासाइक्लिन पे। तो कट कहाँ लगेगा? टेट्रासाइक्लिन पे। एम्पिसिलिन के पास क्या क्या है? इसके पास भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, PVU1 एंड PST1। PVU1 एंड PST1 इसके पास भी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। नाउ सपोज अगर आपने PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करोगे तो कट कहाँ लगेगा? एम्पिसिलिन पे। एक रिस्ट्रिक्शन साइट ROP के पास भी है, कौन सी? PVU2। एक रिस्ट्रिक्शन साइट इसके पास भी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इनको तो हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन क्या इतने रिस्ट्रिक्शन साइट के बाद भी कुछ चीज़ें हैं? बिल्कुल है। इसके पास एक और ऐसा एरिया है जहाँ पे 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। कितनी? 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। EcoR1, CLAV1 एंड HIND3। 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स इधर, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के पास जिसको हम कह रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर, और एक ROP के पास। तो PBr322 में मैं ये लिख सकती हूँ कि टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितनी है इसके पास। टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब इतने आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर सकते हो। टोटल कितने हैं इसके पास? 8। लेकिन वर्किंग रिस्ट्रिक्शन साइट कितना है जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, जहाँ से आपको पता लगेगा कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है? ओनली 4। और वो भी वो 4 कौन से होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। कहाँ प्रेजेंट है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। ये हो गया आपका PBr322 का डायग्राम। टोटल रिस्ट्रिक्शन इन साइट्स कितने हैं इसके पास, कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर सकते हो। तो अगर इस डायग्राम को देखो तो कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ हो सकते हैं? टोटल 4। BAMH1, SAL1, PVU1 और
PST1। ROP की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लो। ROP की फुल फॉर्म है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, उस रेप्लिकेशन के वक्त मुझे कुछ प्रोटीन्स चाहिए होंगे, और वो प्रोटीन्स बना के देगा कौन, ROP। सिंथेसाइज प्रोटीन which is required for replication। सो रेप्लिकेशन करते वक्त जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन कौन बना करके देता है, ROP। और एक और रिस्ट्रिक्शन साइट लेके बैठा हुआ है PVU2, लेकिन किसी काम का नहीं है। काम के कौन है, ये दोनों एंटीबायोटिक वाले। अब वेक्टर पता लग गया, फीचर्स पता लग गए, फुल फॉर्म पता लग गया। अब कट कैसे करना है, क्लोनिंग कहाँ होगी, कैसे पता लगेगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, सो आई होप ये डायग्राम ड्रॉ हो गया होगा। इसके बाद आते हैं कि कट कहाँ पे लगेगा, किस तरीके से लगेगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ कितना ज़्यादा लाइक कह सकते हैं इट्स लाइक अ मैजिक, कि इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करके, इतना सारा फीचर स्टडी करके वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज समथिंग न्यू, जिसको रिकॉम्बिनेंट DNA कह रहे हो। चलो, तो मेरे को पता लग गया प्लाज्मिड में हमने पढ़ा PBr322। PBr322 के पास है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो सेलेक्टेबल मार्कर जिसको कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कह रहे हैं। डायग्राम को अगर ध्यान से देखा होगा तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर स्मॉल r लिखा है और एम्पिसिलिन के ऊपर भी मैंने स्मॉल r लिखा है। इस स्मॉल r का मतलब क्या है भाई, रेजिस्टेंस। इस स्मॉल r का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। एक और s से होता है सेंसिटिविटी, दोनों का मतलब अलग होता है, राइट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मतलब उससे बैक्टीरिया को किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे डालोगे कहाँ इस रिकॉम्बिनेंट DNA को, E. coli में। अब ये एंटीबायोटिक है, तो ये E. coli को क्यों नहीं कुछ कर रहा, E. coli भी तो मर सकता है भाई। एंटीबायोटिक दोगे तो एंटीबायोटिक तो वैसे ही बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, तो E. coli कैसे ग्रो हो जाता है। किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ में डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, तो आप वो एंटीबायोटिक इंटेंशनली E. coli को दे रहे हो और E. coli आपको काम करके दे रहा है, लेकिन E. coli को कुछ फ़र्क क्यों नहीं है, बिकॉज E. coli इज़ रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, या किसी भी रेजिस्टेंस जीन के लिए। इसीलिए E. coli को बायोलॉजी में परफेक्टली एज अ बैक्टीरिया एंड एज अ क्लोनिंग वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो इसके लिए कि E. coli को कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज E. coli इज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको रेजिस्टिविटी है उस एंटीबायोटिक से, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो एम्पिसिलिन के पास हमने पढ़ा क्या क्या है, PVU1 और PST1। टेट्रासाइक्लिन के पास क्या क्या है, BAMH1 एंड SAL1। अब इन 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो चलो सपोज लेके चलते हैं कि मैंने कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया है, BAMH1 को उठाते हैं, राइट। BAMH1 को उठाते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे है प्लाज्मिड और इधर है मेरा फॉरेन DNA, ठीक है। कट किया, इसको भी कट किया, किसके साथ कट किया, BAMH1 के साथ, इसको भी BAMH1 के साथ कट किया। दोनों को मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट किया। और लास्ट क्लास में बताया था क्यों यूज़ करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि वो क्लोनिंग साइट जो है, जो मेरा स्टिकी एंड है, वो परफेक्टली मैं यूज़ कर सकूँ उसको। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर दोगे तो दोनों अलग अलग कट कर देंगे अलग अलग जगह पे, तो लाइगेट करोगे कैसे। ओके,
सो यूज़ कौन सा किया है, बैम H1 और इसके लिए भी बैम H1, ठीक है। तो बैम H1 किसका रिस्ट्रिक्शन साइट है ये तो मुझे पता है, टेट्रासाइक्लिन का है। तो मुझे तो पता है कि कट कहाँ लगेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कट लगेगा भी कि नहीं लगेगा, और अगर लगा है तो सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है, ठीक, ओके। जब दोनों को आप कट करोगे तो क्या क्रिएट कर दिया हमने, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट कर दिया। यही क्रिएट होता है, आरडीएनए ही तो क्रिएट होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट कर दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये सारी चीज़ें हो कहाँ रही हैं, एक पेट्री प्लेट पे। कहाँ हो रही हैं ये सारी चीज़ें, एक पेट्री प्लेट पे। एंड होपिंग कि पेट्री प्लेट पता है कि होता क्या है, एक नॉर्मल डिश टाइप स्ट्रक्चर होता है जो बायो की लैब में यूज़ करते हैं, किस लिए, अपने कल्चर को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक। अब जब मैंने इस आरडीएनए को इस पेट्री प्लेट पे डाला, मुझे पेट्री प्लेट पे दिख रही हैं 3 कॉलोनी। दिख क्या रही हैं, मतलब एक स्टडी कहती है कि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, कट किया सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, आरडीएनए बना, ये सब कुछ हुआ, तो आपके पास 3 केसेस होते हैं, राइट, 3 केसेस। उस केस को मैं बोल रही हूँ कि एक मेरे पास है कॉलोनी 1, एक मेरे पास है कॉलोनी 2 और एक मेरे पास है कॉलोनी 3। 3 केसेस मुझे बनते हुए दिखेंगे इसमें। कॉलोनी 1 क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब, रिकॉम्बिनेंट वर्ड किसके लिए, डीएनए के लिए, मतलब जीओआई लाइगेट हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब उस जीओआई को आपने इकोलाई में डाला और इकोलाई ने उसको एक्सेप्ट करके इकोलाई भी ट्रांसफॉर्म हो गया, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कॉलोनी 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, ligation has taken place, मतलब आपका GOI इंसर्ट हो चुका है, ligation has taken place but other than antibiotic resistance gene। जहाँ लाइगेट होना चाहिए था वहाँ लाइगेट नहीं हुआ है, राइट, तो उसको बोला है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तीसरी कॉलोनी आपको कौन सी मिलेगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ई कोलाई कॉम्पिटेंट बन ही नहीं पाया, उसने आरडीएनए को लिया ही नहीं। तो मुझे 3 केसेस दिख रहे हैं और मुझे चाहिए क्या, इन सब हौच पौच में से मुझे क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि वही है जहाँ पे मेरा जीओआई लाइगेट हुआ है और परफेक्टली तरीके से मैंने वो आरडीएनए बना दिया है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, राइट। तो 2 तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, लाइक विच इज़ योर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड विच इज़ योर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। 2 मेथड्स, एक मेथड का नाम है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, और एक मेथड का नाम है आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और इसको कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहते हैं इसको, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो ये 2 मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका कौन सा रिकॉम्बिनेंट वाला है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं रेप्लिका प्लेटिंग के बारे में, राइट। रेप्लिका मतलब होता क्या है, कॉपी बनाना। प्लेटिंग मतलब बहुत सारे पेट्री प्लेट्स यूज़ करके आप सेम चीज़ की बार बार कॉपी बना रहे हो, ठीक, ओके। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, तो लास्ट वाला डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। ये रही पेट्री प्लेट,
इस पेट्री प्लेट में 3 कॉलोनीज थी। कॉलोनी 1 को हमने बोला था कि ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक। कॉलोनी 2 को हमने बोला था ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और कॉलोनी 3 को बोल दिया था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कि ई कोलाई जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं बन पाया। इस पेट्री प्लेट को, जिसमें आपके सारे केसेस दिख रहे हैं, इस पेट्री प्लेट को साइमल्टेनियसली आप 2 पेट्री प्लेट्स में पेस्ट करोगे। साइमल्टेनियसली मतलब बिल्कुल टाइम का गैप नहीं लेना है ज़्यादा। ये रही मेरे पास 2 प्लेट्स। इस प्लेट में एंटीबायोटिक मैंने डाली है, कौन सी, एम्पिसिलिन। कौन सी एंटीबायोटिक इसमें है, एम्पिसिलिन। इस प्लेट में क्या डाला हुआ है, टेट्रासाइक्लिन। क्या डाला है, टेट्रासाइक्लिन। ये रही मेरी पेट्री प्लेट जिसमें मुझे सारे केसेस दिख रहे हैं। इस पेट्री प्लेट को मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके उठाया और इसमें पेस्ट कर दिया। एम्पिसिलिन में मुझे दिखेगा किस किस कॉलोनी की ग्रोथ दिखेगी मुझे एम्पिसिलिन में। सबसे पहले तो मुझे दिखेगा कॉलोनी 1 की ग्रोथ, ठीक। उसके बाद मुझे दिखेगा आपका कॉलोनी 3 की ग्रोथ, ठीक है। कॉलोनी 1 की ग्रोथ और कॉलोनी 3 की ग्रोथ। और टेट्रासाइक्लिन में मुझे क्या दिखेगा, कॉलोनी 3 की ग्रोथ। अब कॉलोनी 1 क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट मतलब लाइगेशन कहाँ हुई है, लाइगेशन एट टेट्रासाइक्लिन। क्यों टेट्रासाइक्लिन, एंजाइम कौन सा यूज़ किया था, BAMH1। कट वही लगेगा, लाइगेशन वही होगी। तो टेट्रासाइक्लिन के PBr322 का डायग्राम देखो। अगर आप उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बीच में कोई GOI इंसर्ट करते हो तो उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टिविटी आप ख़त्म कर रहे हो। तो अगर मेरा इंसर्शन टेट्रासाइक्लिन में हुआ है तो कौन से वाली एंटीबायोटिक प्लेट में ग्रोथ दिखेगी, एम्पिसिलिन में ग्रोथ होती हुई दिखेगी। बिकॉज टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी तो ख़त्म कर दी, अब वो उसमें ग्रो ही नहीं कर पाएगा। रेजिस्टिविटी किसकी बची हुई है, एम्पिसिलिन की बची हुई है। तो मुझे कॉलोनी 1 सिर्फ एम्पिसिलिन वाले प्लेट में दिखेगी। बात करते हैं कॉलोनी 2 की, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब लाइगेशन हुई है बट अदर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से। अब अदर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से हुआ क्या, एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी भी ख़त्म हो गई और टेट्रासाइक्लिन की भी रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों ही प्लेट में ग्रोथ शो करेगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ओके, कॉलोनी 1 इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जो मुझे सिर्फ एम्पिसिलिन प्लेट में दिख रही है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, कॉलोनी 1 रिकॉम्बिनेंट है, कट कहाँ लगा है, टेट्रासाइक्लिन पे। क्यों, एंजाइम BAMH1 यूज़ किया था और BAMH1 का रिस्ट्रिक्शन साइट किधर था, टेट्रासाइक्लिन, तो कट वहीं लगेगा। कट लगा, आपकी रिकॉम्बिनेंट बनी। जिस एंटीबायोटिक के बीच में कट लगता है उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो जो किस पेट्री प्लेट पे ग्रोथ शो करता है, जिसकी रेजिस्टिविटी बची हुई है। तो एम्पिसिलिन की बची है तो कॉलोनी 1 मुझे इसमें दिख रही है। कॉलोनी 3 की बात करें तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, लाइगेशन तो हुआ ही नहीं, ना ही ई कोलाई ने लिया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई, तो वो इस पे भी ग्रो करेगा और इस पे भी ग्रो करेगा क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको। कॉलोनी 2 नॉन रिकॉम्बिनेंट, छेड़छाड़ तो हुई है लेकिन बेचारे को आपने ख़राब कर दिया कुछ ज़्यादा ही, तो ना ही वो इस पे ग्रोथ शो कर पाएगा ना ही वो इस पे ग्रोथ शो कर पाएगा क्योंकि इससे भी रेजिस्टेंट है और इससे भी सेंसिटिव हो चुका है। अब यहाँ पे सेंसिटिव वर्ड यूज़ करोगे, इसके लिए भी सेंसिटिव, इसके लिए भी सेंसिटिव, तो कॉलोनी 2 ना ही इधर होगी और ना ही इधर। कॉलोनी 3 दोनों में क्यों हो रही है, लाइगेशन हुआ ही नहीं, ई कोलाई ने उसको लिया ही नहीं, कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं, जैसा नेचुरल था वो अभी भी वैसा ही नेचुरल है। तो मुझे दोनों ही प्लेट्स में ग्रोथ दिखेंगी, राइट। तो रेप्लिका प्लेटिंग मुझे बताता है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है।
ये वाली पेट्री प्लेट में 3 केसेस दिख रहे हैं। इस पेट्री प्लेट को उठाओगे और इस पेट्री प्लेट में पेस्ट कर दोगे, यहाँ से उठाओगे फिर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जहाँ जहाँ आपको ग्रोथ दिखेगी अलग अलग कलर की, दैट मीन्स वो कॉलोनी 1 की ग्रोथ है। दिस वॉज ऑल अबाउट रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। एक बच रहे हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाले मेथड से, इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आओ। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल गो विद इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसका दूसरा नाम लिखा था ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। थोड़ा इससे डिफरेंट है और इजी है, एंड फिर बताएंगे कि ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं और वो क्यों यूज़ करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।